Hello everyone, so in this video we'll discuss about the NCERT highlights of class 12th chemistry chapter number 10 and the last chapter of class 12th chemistry that is biomolecules। तो इस चैप्टर की हम NCERT highlights को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है ये छोटा सा चैप्टर है और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट इसके लेक्चर्स में कवर हो जाते हैं, नोट्स में कवर हो जाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट और कुछ छुपा हुआ जो इसमें NCERT में कुछ हो सकता है जिसे आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो कि आप कुछ एडिशनल मार्क्स जो एग्ज़ाम में गेन कर लो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे ढूंढ करके निकालेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश है जो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्लाइकोजन का कंसेप्ट। ग्लाइकोजन वैसे तो इम्पोर्टेंट होता ही है, आप समझते हो कि ग्लाइकोजन होता क्या है लेक्चर्स वगैरह में, एंड आई थिंक ये लेक्चर्स में कवर भी हो जाता है चीज़ें, लेकिन आई वुड लाइक टू रिकवर इट हियर कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन आपका लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में पाया जाता है। और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के हमें एनर्जी की जो नीड होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोजन साथ में यीस्ट और फंजाई के में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हैं ग्लाइसिन वगैरह से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ लिखा है ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन क्यों है, क्योंकि ग्लाइसिन जो है स्वीट होता है टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, तो उसके ऊपर उसका नाम पड़ा था ग्लाइसिन का। तो इसलिए ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन क्यों है, क्योंकि इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, ग्लाइसिन इज स्वीट इन टेस्ट, सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। साथ में जो टायरोसिन है वो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, है ना। सबसे पहले टायरोसिन जो है आपकी एसिड वो किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर पाई गई थी, तो चीज़ के अंदर पाई गई थी सबसे पहले आपके पास टायरोसिन। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें कुछ और चीज़ें इसके बारे में रीड करनी है। यहाँ पर आपके पास लिखी हुई कुछ चीज़ें देखो, हम ना इसमें एक डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन जैसा कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट नहीं रीड करने वाले, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें रीड करेंगे जो इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज़ें हैं, है ना। अब वो चीज़ ये है कि जब भी आप डीनेचरेशन कर रहे होते हो, है ना, ड्यूरिंग द डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन द सेम। यानी जब भी किसी चीज़ का डीनेचरेशन होता है तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब भी डीनेचरेशन होती है, डीनेचरेशन का इफेक्ट सिर्फ उसके टर्शियरी, सेकेंडरी, इन सब स्ट्रक्चर्स पे होगा, किस पर नहीं होगा, प्राइमरी पे नहीं होगा। ठीक है, अभी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा अगर आपने डिटेल्ड लेक्चर्स इसके ऊपर देखे हुए हैं। तो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, होप यू हैव वॉच्ड देम, तो तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ पर आपके पास लिखा है ऑक्सीडोरिडक्टेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या है, द एंजाइम्स विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस विद द साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स। यानी ऐसी एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन भी करे साथ में रिडक्शन भी करे उसी टाइम पे। ऑक्सीडेशन क्या है, इज़ अ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को वो कैटलाइज करेगा, है ना, उसको फास्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन को फास्ट करने की, उसे कैटलाइज करने की कोशिश करे, साइमल्टेनियसली रिडक्शन को भी कैटलाइज करने की कोशिश करे, ऐसी एंजाइम्स को ऑक्सीडोरिडक्टेज कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे। अब ये आपके पास एक टेबल दे रखी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें आपको सारी चीज़ें याद करनी है, चाहे वो आपके वाइटामिन के नाम हो, चाहे सोर्सेज के नाम हो, चाहे डेफिशिएंसी डिसीज़ के नाम हो, फिर चाहे वो डेफिशिएंसी डिसीज़ के काम हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अदर नेम्स दे रखे हैं आपको, ये देखिए ना, विटामिन B1 का अदर नेम होता है थायमाइन, विटामिन B2 का अदर नेम होता है आपके पास राइबोफ्लेविन, और विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडक्साइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से डिसीज़ से कौन सी चीज़ होती है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं।
अब जो बायोलॉजिकल फंक्शंस जो इसमें हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें से याद रखनी है, आई विल टेल यू। ठीक है, अब यहाँ से एक एक आपको MCQ बन सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है द हार्मोन ग्लूकेजोन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है, तो ग्लूकेगोन नाम का ये हार्मोन है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। फिर अगली बात, इपाइनफ्राइन एंड नोरेपाइनफ्राइन मेडिएट रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली। यानी कि बाहर से कोई आपके पास स्टिमुली आई, उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे आपकी बॉडी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स भी, और उन हार्मोन्स में आपके पास होते हैं इपिनेफ्राइन और नोरेपाइनफ्राइन। ठीक है, फिर एक और बात यहाँ पे लिखिए, थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। तो थायरोक्सिन नाम का जो एक कंपाउंड होता है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, अब ये ना एक अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। कौन सी अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, टायरोसिन एसिड का अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इसमें से याद रखनी थी। अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी आपको इसमें से चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स। जैसे टेस्टिस होती हैं मेल्स में और ओवरीज होती हैं फीमेल्स में। तो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपके बहुत सारी टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हॉर्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कुड कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसी तरीके से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है जो वो हमें वाटर और सॉल्ट वगैरह के एक्सक्रीशन में कंट्रोल करता है। तो जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करेगा, वो लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी वाटर और सॉल्ट का एक्सक्रीशन, इनका पूरा जो मैकेनिज्म होता है इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरी बात, if the adrenal cortex does not function properly then one of the results may be Addison's disease characterized by hypoglycemia। यानी अगर आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स सही तरह काम नहीं कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह हो सकती है एडिसन्स की डिसीज़, जो कि हाइपोग्लिसीमिया से कैरेक्टराइज, यानी हाइपोग्लिसीमिया से पहचानी जा सकती है। अब ये थोड़ा बायोलॉजी वगैरह की चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको रटनी पड़ती हैं। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें यहाँ पे जैसे लिखी हैं, एस्ट्राडोइल इज़ अ मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल का जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्राडोइल। ठीक है, तो एस्ट्राडोइल ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन होता है जिसमें कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। है ना, मैंने पहले बताया कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, फीमेल की बॉडी में यूट्रस प्रिपेयर होता है सो दैट इट कैन इम्प्लांट अ फर्टिलाइज्ड एग। बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन मेन जो हार्मोन होता है फीमेल्स में वो होता है एस्ट्राडियोल। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, जो कि आपको बार बार पढ़ने से, बार बार रीड करने से याद होगी। So that's it for the video. Hope you have subscribed to